किसका यूनिट? रेट ऑफ रिएक्शन का। तो रेट कांस्टेंट का यूनिट कैसे मालूम करेंगे? ठीक है बेटा, तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। देखिए रेट कांस्टेंट का जो यूनिट है, ठीक है, वो डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जो यूनिट होगा वही आपका जो है रेट कांस्टेंट का ऑर्डर पे डिपेंड करता है, तो वेरी करता है ऑर्डर के साथ। ठीक है, तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब जो रेट कांस्टेंट होता है रेट ऑफ रिएक्शन का क्या है? ठीक है, तो यूनिट जो होगा यूनिट ऑफ के इक्वल्स टू होगा मोल पर मोलरिटी पर सेकेंड इनवर्स 1 माइनस n। अब ये एक फार्मूला है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि मोलरिटी को मोलर कंसंट्रेशन कहते हैं, और मोलरिटी किसके बराबर होती है? m इज इक्वल होता है मोल पर डीएम क्यू, मोल पर डीएम क्यू। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं। हेयर जो है इस इक्वेशन में n जो है, n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? ठीक है, तो स्टार्ट लेते हैं जीरो ऑर्डर से, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा बेटा? होगा क्या? मोल पर डीएम क्यूब 1 माइनस जीरो इंटू सेकेंड इनवर्स। तो आप खुद बताओ क्या होना चाहिए? देखिए 1 माइनस जीरो क्या होगा? 1 होगा, जिसका पावर 1 उसका बेस वही रहेगा, तो इसका यूनिट क्या रहेगा? मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। बात समझ आ गई बेटा? बात समझ आ गई? हैव यू गॉट इट गाइस? तो सिंपली क्या करना है कि 1 माइनस एन, 1 फार्मूले में है, ऑर्डर जीरो है, माइनस जीरो करेंगे। ठीक है, ये बात समझ आ गई? थोड़ा जल्दी बताएं। हैव यू गॉट द पॉइंट? ओके, ठीक है। अब आपके पास है फर्स्ट ऑर्डर, तो गेस करके बताएं फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑर्डर के रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा? मोल पर डीएम क्यूब 1 माइनस 1 इक्वल्स टू जीरो सेकेंड इनवर्स। अब पावर जीरो हो तो बेस किसके बराबर होगा? 1 के, तो 1 इंटू एस एस ही रहेगा, तो इसका यूनिट होगा सेकेंड इनवर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट क्या होगा? सेकेंड इनवर्स, क्योंकि पावर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो अगर आपके पास है सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा? मोल पर डीएम क्यूब 1 माइनस 2 सेकेंड इनवर्स। तो पावर कितना आएगा? -1। ठीक है, तो -1 का मतलब क्या होता है कि उल्टा करें, उल्टा करें तो यूनिट क्या हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर का? डीएम क्यूब मोल उल्टा और सेकेंड उल्टा। गॉट द पॉइंट गाइस? ठीक है, तो पावर क्या आया? -1, -1 की वजह से हमने क्या किया? उल्टा किया, तो उल्टा का मतलब क्या होगा? डीएम क्यूब वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आप बताएं थर्ड ऑर्डर का फिर क्या होगा? थर्ड ऑर्डर का होगा मोल पर डीएम क्यूब 1 माइनस 3, जो कि होगा -2 के बराबर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो इसको स्क्वायर छुड़ा के उल्टा कर दें, तो ये बन जाएगा डीएम पावर 6 मोल स्क्वायर इंटू सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो अगर मोल स्क्वायर को ऊपर लिखते हैं तो डीएम पावर 6 मोल इनवर्स स्क्वायर और सेकेंड इनवर्स 1। चलें बुक में टेबल दिया उसको देखते हैं। तो जीरो ऑर्डर का क्या हुआ? मोलरिटी पर सेकेंड, सेकेंड इनवर्स m माइनस 1 s1 s2। हैव यू गॉट द पॉइंट गाइस? समझ आ गई बेटा? सबको समझ आ गई? जल्दी बताएं जरा। हैव यू गॉट द थिंग गाइस? ओके, चले
तो अभी आते हैं अगली टॉपिक पे। हमारी अगली टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, कि कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को असरअंदाज करते हैं। ठीक है, तो पहला फैक्टर है नेचर ऑफ रिएक्शन। हमारी टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन की रफ्तार पे कौन से फैक्टर हैं जो असरअंदाज होते हैं। पहला फैक्टर है नेचर ऑफ रिएक्शन। सो द रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी affected by 6 factors. So these are the 6 factors that we have to do. पहला है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स की रिएक्टेंट्स किस टाइप के हैं। ठीक है, दूसरा है कंसंट्रेशन, कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेट पे इफेक्ट क्या है। तीसरा है सरफेस एरिया। चौथा है रेडिएशन। पांचवा है टेम्परेचर। और छठा है कैटालिस्ट, कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो पहले से शुरुआत करते हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट से। तो कुल मिला के टोटल 6 फैक्टर हैं, और भी हैं पर हमने जो बुक से पढ़नी है वो 6 है। ठीक है, 6 फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन पे असरअंदाज होते हैं, या रेट ऑफ रिएक्शन पे उन पे डिपेंड करता है। स्पीड आपकी जो है वो कम भी हो सकती है, स्पीड ज्यादा भी हो सकती है इन फैक्टर को चेंज करने। ठीक है, तो पहला फैक्टर है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, इसको हम जरा हाईलाइट करते हैं। पहली बात जहन में रखें, क्या आपने जहन में रखना है कि भाई ठीक है रिएक्टेंट की नेचर कैसी है। भाई गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है। नॉर्मली एक बात जहन में रखें कि रिएक्शन तब होता है जब मॉलिक्यूल टकराएंगे। जब मॉलिक्यूल क्या करेंगे, टकराएंगे। तो मुझे आप बताएं टकराना किस में ज्यादा होगा, गैस में, लिक्विड में या सॉलिड में। गैस में, लिक्विड में या सॉलिड में। तो जल्दी रिएक्ट कौन करेंगे। तो अगर रिएक्टेंट जो है, अगर हमारा रिएक्टेंट गैस है तो वो फास्टर देन रिएक्ट करेगा किससे, लिक्विड से। वो फास्टर देन रिएक्ट करेगा किससे, सॉलिड से। नॉर्मली सॉलिड डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करते, सॉलिड को हम किसी न किसी सॉल्वेंट में डिसोल्व करके उनकी सॉल्यूशन बनाते हैं, एक सर्टेन कंसंट्रेशन बनाते हैं, तो वो कंसंट्रेशन या सॉल्यूशन की फॉर्म में रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो गैसेस की जो रिएक्टिविटी होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, अब देखिए आपने जनरली शायद पढ़ा हो कि जो आयनिक कंपाउंड हैं, ठीक है, उनकी रिएक्टिविटी कोवेलेंट कंपाउंड से कम होगी कि ज्यादा होगी। आयनिक कंपाउंड की रिएक्टिविटी कोवेलेंट कंपाउंड से कम होगी कि ज्यादा होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि आयनिक कंपाउंड जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बने होते हैं। जैसे ही हम इनको पानी में डिसॉल्व करेंगे, जैसे ही हम पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये आयंस खुद ब खुद टूट जाते हैं। यानी आयनिक बांड पानी के अंदर खुद ब खुद टूट जाता है, हम कुछ नहीं करते, ना हम एनर्जी देते हैं ना ये एनर्जी खारिज करेगा, बांड टूट जाएगा। ठीक है, कोवेलेंट बांड को हमें, मिसाल के तौर पे वाटर है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बांड तोड़ने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। यहां पर हमें एनर्जी नहीं चाहिए, बांड पहले से टूटे हुए होते हैं। जैसे ही दो आयनिक कंपाउंड आपस में मिक्स करोगे रिएक्शन हो जाएगा। पर ऑर्गेनिक कंपाउंड में, कोवेलेंट कंपाउंड में रिएक्ट करवाने के लिए पहले जो उनमें मौजूद स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बांड है उसको तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। जब तक पहले वाला बांड ब्रेक नहीं होगा, इसमें भी पहले बांड ब्रेक हो चुका है सॉल्यूशन में, हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे पहले हमने बांड ब्रेक करना होगा, उसके बाद जाके क्या होगा कि आपका रिएक्शन स्टार्ट होगा। तो बांड तोड़ने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। ये दो बातें समझ आ रही हैं कि रेट किसका क्यों ज्यादा है, ये दो बातें समझ आ रही हैं कि रेट किसका और क्यों ज्यादा है।
ओके, क्लियर है बेटा? क्लियर? ओके, अब आते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं, नेचर ऑफ को। अब देखें, आपके पास एक मेटल है, ठीक है, आपके पास एक नॉन मेटल है। अब दोनों की रिएक्टिविटी में फर्क होता है। मेटल की जो रिएक्टिविटी है, मेटल की रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है उसके मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मेटल की साइज के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आयनाइजेशन एनर्जी की, ठीक है, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह लें इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का मतलब है कि मेटल कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, उसको मेटेलिक कैरेक्टर कितना है, कितना जल्दी वो इलेक्ट्रॉन देगा। अब देखिए, आप एक सर्टेन ग्रुप में मूव करते हो, ठीक है, आप 1A और 2A ग्रुप में आप नीचे आते हो, लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। आप इधर आते हो, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रॉन्शियम है और बेरियम, ठीक है। तो साइज को कंपेयर करें, ये छोटे से छोटा होगा, ये उससे बड़ा और बड़ा और बड़ा, बड़ोस्ट, ठीक है। तो ये इससे छोटा होगा, 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 ठीक है। तो जरा यह देखें कि मेटल की रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम, जैसे ही आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे तो साइज बढ़ती जा रही है। साइज क्या होती जा रही है? साइज बढ़ती जा रही है, ठीक है, साइज बढ़ती जा रही है। तो जो न्यूक्लियस है उससे आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है। तो जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को नजदीक होगा तो जल्दी लॉस होगा, या जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा तब जल्दी लॉस होगा। क्या होगा? क्या होगा? छोटे एटम का इलेक्ट्रॉन जल्दी लॉस होगा कि बड़े एटम का? बड़े एटम का लूजली बाउंड होगा, ठीक है। तो ग्रुप के अंदर मेटेलिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है क्योंकि साइज बढ़ रही है, ठीक है, साइज बढ़ रही है। साइज बढ़ने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, थोड़ी एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ रही है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, ठीक है। तो मेटल की रिएक्टिविटी जो है लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होती है पीरियोडिक टेबल, ठीक है, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज। तो फिर टॉप टू बॉटम क्या होगा? इंक्रीज, यानी यहां से बढ़ेगी रिएक्टिविटी और यहां पे क्या होगी? घटेगी, डिक्रीज, और यहां पे क्या होगा? इंक्रीज। रीजन आपको मैंने बता दिया, इज इट क्लियर? पहले वाली लाइन को देखें कि जितना मेटल की साइज बड़ी होगी वो ग्रुप में बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूर होगा और वो इजीली रिमूव हो सकता है थोड़ी एनर्जी पे, यानी उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होगी बड़े एटम, ठीक है। तो कोई डिफिकल्टी इसमें? एनी डिफिकल्टी गाइस? एनी डिफिकल्टी? एनी डिफिकल्टी गाइस? जल्दी करें, ठीक है। तो नॉन मेटल की रिएक्टिविटी थोड़ा क्या होता है इसको देखते हैं। अब नॉन मेटल कौन से हैं? नॉन मेटल यहां से शुरू होते हैं ना, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद नोबल गैसेज हैं भाई, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ, ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन, ठीक है। अब ये एलिमेंट हो गए, ठीक है। अब जो नॉन मेटल की रिएक्टिविटी है वो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां से यहां क्या होगी? बढ़ेगी, और ऊपर से नीचे जाओगे तो बढ़ेगी। तो जो नॉन मेटल है आपका, उसकी रिएक्टिविटी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है और बॉटम टू टॉप या टॉप टू बॉटम क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो एरो सीधा कर लेते हैं, इधर करते हैं, ठीक है। तो यहां से इंक्रीज होगी और यहां से क्या होगा?
डिक्रीज। अब ऐसा क्यों है? देखिए एक छोटा आइटम है, एक बड़ा आइटम है, ठीक है। अब अगेन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला न्यूक्लियस है, तो ये ज्यादा फोर्स से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा या बड़ा आइटम, ठीक है। स्ट्रांग और वीक एबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन को लेने की। स्ट्रांग और वीक क्या होना चाहिए? किसमें ज्यादा किसमें कम? छोटे में ज्यादा या बड़े में कम? छोटे एटम में स्ट्रांग होगी। मुदस्सर आवाज सही है बेटा? आपके पास कोई मसला होगा, नेट से लोगी या आपका हेडफोन काम नहीं कर रहा? मेरी आवाज कम होती या खराब होती तो सबको खराब आती, ठीक है। तो आपके पास मसला है कोई, तो छोटे एटम में क्या होगी? स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी होगी, ठीक है। बड़े एटम में वीक। तो मेटल की रिएक्टिविटी लेफ्ट टू राइट, क्योंकि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर या इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी बढ़ रही है, खींचने की एबिलिटी बढ़ रही है, तो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगी, टॉप टू बॉटम। मेटल के बिल्कुल रिवर्स होगा, मेटल में टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रही है, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रही है। इसमें लेफ्ट टू राइट बढ़ रही है तो टॉप टू बॉटम क्या हो रही है, ठीक है। तो बुक में देख लेते हैं, बुक में इतनी चीजें नहीं लिखी हुई, ठीक है, बुक में इतनी चीजें नहीं है। तो डिफरेंस किस चीज का है? डिफरेंट रिएक्टेंट्स अंडरगो डिफरेंट रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल व्हेन अ पीस ऑफ सोडियम एंड आयरन आर एक्सपोज टू एयर, सोडियम जो है जल्दी उसको जो है क्या लग जाएगी, आग लग जाएगी। सोडियम बिल्कुल इस तरह से, उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा है और आयरन बीच में है, तो लेफ्ट टू राइट क्या होता है? डिक्रीज होती है रिएक्टिविटी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और फैक्टर है, उसको भी भूले नहीं, वो ये है द रिएक्टेंट। ये आगे चल के हम पढ़ेंगे। द रिएक्टेंट विथ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्ट्स फास्टर। कि ऐसा रिएक्टेंट जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, ऐसा रिएक्टेंट जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, वो तेजी से रिएक्ट करेगा, वो तेजी से रिएक्ट करेगा, ठीक है। अब ये आगे चल के हम सीखेंगे। तो दूसरे फैक्टर पे आते हैं। व्हाट इज द दूसरा फैक्टर? क्या लिखा था हमने? कंसंट्रेशन। ये तो अभी हम छठे चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं। तो रेट कंसंट्रेशन according to rate law, according to rate law, rate of reaction is directly proportional to concentration of reactants, to concentration of reactants। कि भाई रिएक्टेंट के रिएक्ट करने की जो रफ्तार है, रिएक्टेंट के रिएक्ट करने की जो रफ्तार है उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, ठीक है। मान लें कि हमारे पास कंसीडर अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, जिसमें ए है प्लस बी है और प्रोडक्ट बन, ठीक है भाई। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए जो है वो 1 है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू बी जो है वो भी 1 है। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा? ओवरऑल ऑर्डर इज इक्वल टू 1 + 1 इज इक्वल टू सेकेंड ऑर्डर। तो हमारे पास एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, यानी रेट ए की कंसंट्रेशन पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और बी की कंसंट्रेशन पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब आप क्या करते हो कि ए की कंसंट्रेशन जो है ए प्लस बी और ये बनी प्रोडक्ट और रेट पे इफेक्ट क्या होगा, ठीक है। हमने क्या किया, इसका था 1:1, ठीक है। तो जो भी रेट था वो रेट ही रहा। हमने क्या किया कि ए की कंसंट्रेशन डबल की, बी की उतनी ही रखी, तो रेट ओवरऑल कितना बढ़ जाएगा? रेट क्या हो जाएगा बेटा? अब रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर है, 1 फैक्टर फॉर ए 1 फैक्टर फॉर बी,
तो हमने ए की कंसंट्रेशन डबल की है, तो रेट पे फर्क क्या होगा? रेट पे इफेक्ट क्या पड़ेगा बेटा? थोड़ा जल्दी, है कोई बताने वाला? डबल हो जाएगा, ठीक है। तो रेट क्या हो गया? डबल हो गया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसकी तो डबल ऑलरेडी हमने की थी, इसका भी डबल कर दिया, तो रेट कितने गुना बढ़ जाएगा? 4 गुना बढ़ जाएगा। हमने इसकी कंसंट्रेशन ट्रिपल, इसकी डबल कर दी, रेट 6 टाइम बढ़ जाएगा। यानी जो कंसंट्रेशन चेंज करे उसको मल्टीप्लाई करोगे, डबल की, ट्रिपल की, 2 into 3, ठीक है। इसकी ट्रिपल की, इसकी चौपल की, रेट 12 मतलब बढ़ जाएगा, ठीक है। इसकी 5 टाइम बढ़ाई, इसकी 6 टाइम बढ़ाई, रेट 30 टाइम बढ़ जाएगा। बात समझ आ गई? तो कंसंट्रेशन बढ़ाने से नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम मिलते बढ़ जाते हैं, तो वो फ्रीक्वेंटली आपस में टकराएंगे तो प्रोडक्ट बनने के ज्यादा चांस होते हैं, ठीक है। एंड डिफिकल्टी इन दिस, कोई इसमें डिफिकल्टी बेटा? इसी में कोई प्रॉब्लम? ओके, अच्छा। अब आते हैं नंबर 3 पे। रेडिएशन है, पता नहीं सरफेस एरिया जो भी है, रेडिएशंस, ठीक है। अब कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ सूरज की रोशनी में होते हैं, अंधेरे में नहीं होते। जितनी मर्जी आप कंसंट्रेशन बढ़ा लें, कम कर लें, उनके रेट पे कोई असर नहीं पड़ता। उन रिएक्शंस को फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं, उन रिएक्शन को फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। और उनकी जो रफ्तार है रिएक्ट करने की, वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे करती है। और ये रिएक्शन किस ऑर्डर में आते हैं? आज हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, किस ऑर्डर में आते हैं? फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में? किस में आते हैं? जीरो ऑर्डर होते हैं, जीरो ऑर्डर, जीरो, ठीक है। there are certain reactions which do not occur in dark, कि काफी सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जो अंधेरे में नहीं होते। तो कब होते हैं? सूरज की रोशनी में, ठीक है। दे ओनली occur in the presence of sunlight, सूरज की रोशनी की मदद से होते हैं, सनलाइट, ठीक है। सिर्फ सूरज की रोशनी की मदद से होते हैं। दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शंस। इन रिएक्शंस को क्या कहते हैं? दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शंस, कि इन रिएक्शंस को हम कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है। अब इनकी जो रफ्तार है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, इनकी रफ्तार डिपेंड करती है सनलाइट की इंटेंसिटी पे, कितनी लाइट आप गिरा रहे हो। जितनी ज्यादा लाइट गिराओगे उतना रिएक्शन क्या होगा? फास्ट होगा। सो द रेट ऑफ दीज रिएक्शंस इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन लिखें या सनलाइट लिखें? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। जितना मर्जी आए आप कंसंट्रेशन बढ़ाते रहें, कम करते रहें, अंधेरे में रिएक्शन नहीं होगा। यानी मिसाल के तौर पे H2 है, Cl2 है, डार्क है, अंधेरा है, नो रिएक्शन, रिएक्शन होगा ही नहीं। आप 1000 मोल इसके कर दें, 2000 मरतबा इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा लें, नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं होगा। सिर्फ क्या करें? H2 प्लस Cl2, ठीक है, सूरज की रोशनी ले आए बस, ठीक है, 2HCl बन जाएगा। कितना जल्दी बनेगा? इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे, तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो द रेट्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस किस पे डिपेंड करेंगे? डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कि रोशनी की इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा। जितनी ज्यादा लाइट पास करेंगे उतना तेजी से रिएक्शन होगा, ठीक है। अब ऐसी क्या चीज है
ऐसी क्या चीज है कि रिएक्शन अंधेरे में नहीं हो रहा और सूरज की रोशनी में हो रहा है? देखिए, रिएक्टेंट में जब तक पुराने बांध टूटेंगे नहीं तो प्रोडक्ट नहीं बनती, तो पहले रिएक्टेंट के बांध तोड़ने हैं। तो सूरज की रोशनी, रोशनी क्या है? रोशनी, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। और रोशनी में, सूरज की रोशनी में, ऐसा नहीं कि मोबाइल जलाओ रिएक्शन हो जाए, नहीं, सूरज वाली रोशनी, ठीक है, उस सूरज की रोशनी में इतनी एनर्जी मौजूद है कि रिएक्टेंट के बांध टूट जाते हैं, इसी वजह से ये रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। अंधेरे में क्योंकि इतनी एनर्जी है नहीं, तो इस वजह से रिएक्शन नहीं होता, ठीक है। सो why these reactions happen in the presence of sunlight? These reactions occur in sunlight because light is a form of energy. Light is a form of energy, and this energy enough, तो जो सूरज की रोशनी है उसमें मौजूद एनर्जी काफी होती है, इनफ टू ब्रेक bonds of one of reactant। उससे क्या होगा? रिएक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बांध टूटता है बच्चों, वो टूटता है क्लोरीन का। जैसे ही सूरज की रोशनी गिरेगी, ठीक है, क्लोरीन क्लोरीन सेपरेट हो जाएंगे, इसी वजह से रिएक्शन हो जाता है। और एग्जांपल, ठीक है, तो एग्जांपल्स की बात करें फोटोकेमिकल रिएक्शंस की, फोटोसिंथेसिस हो गया। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और वाटर मिलके क्या बनाते हैं? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बनाते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बनाते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस होगा किसकी मौजूदगी में? सनलाइट। सनलाइट होगी तो रिएक्शन होगा, डार्क में नहीं होता। तो पौधे जो हैं, प्लांट्स जो हैं, अपना खाना खुद तैयार करते हैं। वो रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पानी से मिलके क्लोरोफिल में रिएक्शन होता है। ग्रीन पार्ट जो आपका जो लीव्स वाला, पत्तों वाला पार्ट होता है, वहां पे ये रिएक्शन होता है और हमें ऑक्सीजन जो है, ये जिसमें हम रेस्पिरेशन करते हैं, ह्यूमन और एनिमल्स जो रेस्पिरेशन लेते हैं वो ऑक्सीजन यहाँ से आती है, और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी सांस से निकालते हैं वो पौधे लेते हैं, ठीक है। ये हो गया HCl फॉर्मेशन। क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, मीथेन में क्लोरीन डालो। फोटोग्राफी में जो रिएक्शन होता है वो भी फोटोकेमिकल होता है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे अगर आप H2 प्लस Cl2 लिखते हो, 2HCl बनता है, ठीक है। तो इसकी रेट इक्वेशन कैसे बनाओगे? dH/dt इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। बताएं हाइड्रोजन का पावर क्या होगा और क्लोरीन का पावर क्या होगा? क्या होना चाहिए पावर? अब ये जो रिएक्शन था मैंने आपको बताया पीछे वाला HCl वाला, वो दो कंडीशन पे हो सकता है। अंधेरे में नहीं होगा क्योंकि अंधेरे में एनर्जी नहीं है, या तो सूरज की रोशनी हो। अगर आप अंधेरे में या कमरे में करना चाहते हैं, सूरज की रोशनी नहीं है, आप उतनी एनर्जी दोगे, फिर हीट एनर्जी दो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दो, कोई भी दो, तो बांध तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। अब वो सूरज की रोशनी में मौजूद है, मुफ्त में हो जाएगा रिएक्शन। दूसरा ऑप्शन है कि आप भाई कोयला जला के एनर्जी दें, आप गैस जला के एनर्जी दें, आप बिजली से एनर्जी दें, कहीं से भी दें, ठीक है। हमने रिएक्टेंट के बांध तोड़ के प्रोडक्ट बनाने, ठीक है बेटा। तो यहां पे पावर क्या दे? कुछ नहीं, मतलब क्या, जीरो लगाएंगे ना, क्योंकि जीरो का पावर ये होता है कि मतलब रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, और ये जो रिएक्शन हैं ये सारे क्या होंगे? जीरो ऑर्डर होंगे। कोई परेशानी, कोई दिक्कत यहां तक बेटा? एनी प्रॉब्लम अप टिल हियर? ठीक है, बिल्कुल इजी, रिलैक्स होके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद
एक और फैक्टर है जिसको हम कहते हैं सरफेस एरिया, चौथा फैक्टर सरफेस एरिया इन heterogeneous reactions. The rate of solid reactant is proportional to its सरफेस एरिया। ठीक है, अब देखिए रिएक्टेंट कोई भी हो सकता है भाई, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। हेट्रोजीनियस रिएक्शन है। अब हेट्रोजीनियस का मतलब क्या हुआ कि हमारे जो रिएक्टेंट हैं, ठीक है, रिएक्टेंट्स हैं, इनमें वन जो है वो सॉलिड होना चाहिए, एक, फिर दूसरा कोई भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, एक जो है वो सॉलिड होना चाहिए, क्योंकि सरफेस एरिया का जो इफेक्ट है वो सॉलिड पे होता है। अब कैसे होता है जरा गौर करें। हमारे पास एक सॉलिड है, ठीक है, आपको पता है कि सॉलिड में पार्टिकल्स टाइटली बाउंड होते हैं, ठीक है, और देयर इज नो गैप बिटवीन द पार्टिकल्स, कि सॉलिड पार्टिकल्स में गैप नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सॉलिड पार्टिकल, ठीक है, एक छोटा सा पीस है, ठीक है। मान लें कि ये आपके पास क्या है, आपके पास है जिंक, उसको आप रिएक्ट कराते हो HCl से, दिल से, दिल का मतलब डाइल्यूट है, ठीक है, तो दो लगाओगे, इक्वेशन रिएक्शन होगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है। या फिर क्या है, आपके पास एक कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, हेट्रोजीनियस रिएक्शन है, तो एक सॉलिड एक लिक्विड है, ठीक है। इसी को अगेन आप HCl से रिएक्ट कराते हो दिल से, दिल का मतलब डाइल्यूट पानी में है, ठीक है, तो प्रोडक्ट बनेगी कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और बनेगा वाटर, ठीक है। लेट सपोज कि हम, ठीक है, पहले ये समझें रिएक्शन होता कब है। रिएक्शन तब होता है जब दो रिएक्टेंट आपस में इफेक्टिवली कोलाइड करते हैं, इफेक्टिवली टकराते हैं आप दूसरे से, ठीक है। अच्छा, यहां पे देखें कि ये जो मॉलिक्यूल है इसका 75% एरिया तो कवर्ड है, ठीक है, यानी ये जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, जब ये सॉलिड है, ठीक है, जब ये सॉलिड है तो इतना हिस्सा तो जो है वो तीन दूसरे पार्टिकल्स इसको कवर करें। भाई एक साइड पे मान लें ए है, दूसरी साइड से बी है, तीसरी साइड से सी है। अब ये रिएक्ट करना चाहता है किससे, HCl से। भाई ये जो है HCl है, ठीक है, ये HCl है। अब कब इफेक्टिव रिएक्शन होगा, जब इसका सरफेस पूरा खुला हो, यानी रिएक्शन इफेक्टिव कब होगा, जब ये HCl, ठीक है, और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये पूरा का पूरा ओपन हो, ना इसको ए कवर करे, ना बी करे, ना सी करे, ना डी करे, ओपन, ठीक है। तो फिर अब क्या होगा कि HCl इसको यहां से भी टारगेट कर सकता है, हिट कर सकता है, HCl इसको यहां से भी हिट कर सकता है, HCl इसको यहां से भी हिट कर सकता है, HCl इसको यहां से भी हिट कर सकता है, यहां से भी, यानी फ्रॉम एवरी डायरेक्शन HCl इसको अप्रोच में आ सकता है। पर यहां क्या चीज है मुझे बताएं, क्या ये वाला ये जो बीच वाला है, ठीक है, ऊपर सरफेस वाले, नीचे सरफेस वाले, लेफ्ट वाले, राइट वाले, क्या ये HCl इस तक पहुंच पाएगा? मिसाल के तौर पर ये आपका X है और ये आपका Y है, तो X और Y आपस में इफेक्टिवली कोलाइड कर पाएंगे? कर पाएंगे? कर पाएंगे? टाइप करें। अरे भाई थोड़ा जल्दी रिप्लाई करें। नहीं कर पाएंगे, ठीक है। रिएक्शन होने के लिए क्या जरूरी है कि भाई ये जो आपका
HCl है जिसको हम रेड कलर से रिप्रेजेंट करें और कैल्शियम कार्बोनेट को हम ब्लू से रिप्रेजेंट करें, ये जितना खुले में एक दूसरे से क्या करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, तो प्रोडक्ट बनने के ज्यादा होते हैं, चांस होते हैं। अब हमने क्या किया कि इस पीस को ब्रेक किया, छोटे 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 टुकड़ों में ब्रेक किया। हमने इसको क्या किया, क्रश किया, पाउडर बनाया इसको। केमिस्ट्री में इसको कहते हैं फाइनली डिवाइडेड। फाइनली डिवाइडेड का मतलब है छोटे 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 पाउडर बना दिया, ठीक है, क्रश्ड है, ठीक है। अब हमारे पास क्या चीज है, 1 2, किसी में 3 साथ हैं, हमने टुकड़े टुकड़े कर दिए, किसी में 4 साथ हैं। तो मुझे बताएं रिएक्शन होने के कहां चांसेस ज्यादा हैं, जब ये पाउडर्ड हो, जब ये पाउडर्ड हो, ठीक है, या जब हम इसके चंक्स यूज करेंगे, बड़े बड़े टुकड़े यूज करेंगे, या छोटे छोटे टुकड़े यूज करें, या पाउडर फॉर्म यूज करें, रिएक्शन कब ज्यादा होगा, रिएक्शन कब फास्ट होगा, जब पाउडर हो। तो पाउडर में इसका ज्यादा सरफेस, यहां पे देखें 75% सरफेस इसका दूसरे मॉलिक्यूल से कवर्ड है, सिर्फ 25%, वो भी कौन से, जो सरफेस पे हैं। अंदर वाले मॉलिक्यूल तो दूसरे रिएक्टर से कांटेक्ट में ही नहीं आएंगे जब तक सरफेस वाले रिमूव ना हो। तो जब हमने इसका पाउडर बनाया, इसका सरफेस ज्यादा ओपन होगा। तो इन केस ऑफ हेट्रोजीनियस रिएक्शंस, जिसमें कम से कम एक सॉलिड रिएक्टेंट होगा, उसका रेट जो है सरफेस एरिया बढ़ाने से रेट बढ़ जाता है। और सरफेस एरिया कैसे बढ़ाएंगे, तो वो जो छोटे छोटे टुकड़े हैं हम उसको ग्राइंडल करके पीसेंगे, पाउडर बनाएंगे, छोटे छोटे पाउडर बनाएंगे, ठीक है, क्रश कर देंगे, फाइनली डिवाइड करेंगे, तो उससे उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, बट ओनली फॉर सॉलिड, ठीक है, ओनली फॉर सॉलिड। तो इसको क्या चीज है, द रेट ऑफ solid reactant is it can be increased by increasing its surface area. How we can increase the surface area, ठीक है भाई, larger the surface area, the fast will be rate, रेट जो है वो फास्ट हो जाएगा अगर हम सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। एक बात ये है। दूसरी बात, ठीक है, कैसे, हाउ, क्या करें, बाय क्रशिंग, पाउडर बनाएं, फाइनली डिवाइड करें, इन सारी चीजों से सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और सॉलिड की रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। सिर्फ सॉलिड, सिर्फ किसकी, सॉलिड की। ये बात समझ आ गई बेटा, ये बात समझ आ गई? हैव यू गॉट द पॉइंट गाइस? अच्छे से आ गई या बुरे से? अच्छे से आ गई कि बुरे से? ओके, आ गई, चले, आ गई, अच्छा बुरा बात की बात। अब एक और फैक्टर, टेम्परेचर। तो नंबर 5 है टेम्परेचर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू थंब रूल, एक अंगूठा रूल है, अकॉर्डिंग टू थंब रूल, रेट ऑफ रिएक्शन doubles by increasing 10 degree centigrade or 10 Kelvin टेम्परेचर। कि अगर कोई रिएक्शन हो रहा है, अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसका रेट डबल हो जाएगा अगर हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाते हैं। मतलब क्या हुआ कि भाई आपने 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, रेट जो है वो डबल हो गया।
रेट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। आपने 25 से, ठीक है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड किया तो रेट चौपल हो जाएगा, 4 मरतबा बढ़ जाएगा। ये कहता है अंगूठा रूल, ठीक है। अब ऐसा होगा क्यों, ऐसा होगा क्यों, इसके लिए हम ग्राफ पे आते हैं, ठीक है। ये एक ग्राफ है, ठीक है भाई। एक T1 टेम्परेचर है, T1 टेम्परेचर पे ये मॉलिक्यूल है, ये प्रोपोर्शन है जो प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। ये आपका टेम्परेचर कौन सा है, T1। अब T1 क्या लें, 25 लें, तो T1 इज इक्वल टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इतने टेम्परेचर पे। अब देखिए इतने मॉलिक्यूल्स हैं, इतने मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें सिर्फ थोड़े से मॉलिक्यूल हैं जो कि प्रोडक्ट बनाएंगे। यानी ये जो पोर्शन है इतने बड़े कर्व का, इतने बड़े मॉलिक्यूल का, दीज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें जो प्रोडक्ट बनाने वाले हैं वो थोड़े से, इतनी, ठीक है। सो दिस इज द पोर्शन एट T1 टेम्परेचर जो प्रोडक्ट बनाएंगे, जो प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। दिस इज द पोर्शन, इतने सारे मॉलिक्यूल, उनमें से थोड़े से मॉलिक्यूल हैं जो प्रोडक्ट बनाएंगे। अब हमने क्या किया, हमने 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा दिया तो देखें मॉलिक्यूल उतने ही हैं, ठीक है, पर प्रोपोर्शन रिएक्ट करने का, प्रोपोर्शन रिएक्ट करने वाले मॉलिक्यूल का प्रोपोर्शन डबल हो गया। पहले आधा था, अब क्या हो गया, डबल। हमने क्या किया, T2 क्या होगा, T1 प्लस 10, यानी 25 प्लस 10 इज इक्वल टू, हमने टेम्परेचर जैसे ही 35 किया तो वो मॉलिक्यूल जो प्रोडक्ट बनाएंगे उनकी अमाउंट क्या हो गई, डबल हो गई, उनकी अमाउंट क्या हो गई, डबल हो गई, ठीक है। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने से क्या क्या होगा, बाय इंक्रीजिंग 10 डिग्री सेंटीग्रेड 10 केल्विन टेम्परेचर, क्या क्या बढ़ेगा बेटा, टेम्परेचर से क्या बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी से क्या बढ़ेगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी से क्या बढ़ेगी, एवरेज मॉलिक्यूलर वेलोसिटी। एवरेज मॉलिक्यूलर वेलोसिटी से क्या बढ़ेगा, नंबर ऑफ कूलियंस बढ़ेंगे पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो नंबर ऑफ कूलियंस बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कूलियन बढ़ेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कूलियन भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो बाय इंक्रीजिंग 10 डिग्री सेंटीग्रेड 10 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है, क्या हो जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, एवरेज मॉलिक्यूलर वेलोसिटी जो है वो डबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, ठीक है, सॉरी इंक्रीज होगी। तो आखिर में क्या डबल हुआ, ये जो नंबर ऑफ इफेक्टिव कूलियंस हैं जो मॉलिक्यूल्स कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाएंगे उनका प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। तो molecules which form product will be double। जब प्रोडक्ट बनाने वाले मॉलिक्यूल डबल बन जाएंगे टेम्परेचर बढ़ाने से तो रेट क्या हो जाएगा, डबल। हेंस मुर्गियां, रेट विल बी डबल, रेट विल बी डबल। इस वजह से रेट जो है वो डबल हो जाएगा, रेट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। तो एक मतलब फिर से इसको बताऊं मैं कि भाई एक रूल है जिसको थंब रूल कहते हैं, वो कहता है कि अगर आप कोई रिएक्शन हो रहा है, जितने भी रेट पे हो रहा है, जिस भी टेम्परेचर पे हो रहा है, ठीक है, मान लें कि रिएक्शन 25 डिग्री पे हो रहा था, कितने पे हो रहा था, 25 पे, लेट सपोज आर उसका रेट था, आर उसका रेट था, हमने क्या किया, 25 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रेट ये भाई कहता है कि डबल हो। क्यों डबल हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने से एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उससे मॉलिक्यूलर वेलोसिटी बढ़ेगी, उससे नंबर ऑफ कूलियंस बढ़ेंगे, उससे नंबर ऑफ कूलियंस डबल हो जाएंगे, यानी वो मॉलिक्यूल जो प्रोडक्ट बनाने वाले हैं उनकी तादाद डबल हो जाएगी। देखें जब टेम्परेचर लो था तो इतने सारे मॉलिक्यूल थे
जिनके पास सिर्फ ये प्रोपोर्शन था जो प्रोडक्ट बना सकता था। जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो मॉलिक्यूल जो है उसमें ज्यादा मॉलिक्यूल, यानी इन ज्यादा मॉलिक्यूल में काफी सारे कन्वर्ट हो गए जो प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट बनाने वाले मॉलिक्यूल की तादाद डबल हो गई। क्या हो गई? डबल हो गई। ठीक है, तो बात समझ आ गई बेटा? हैव यू समझिंग द पॉइंट कि व्हाट शुड बी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर? ठीक है, बात समझ आ गई। एक और छोटी सी टॉपिक करते हैं। ठीक है, छोटी सी टॉपिक क्या करते हैं? अच्छा, कल आपका क्लास होगा, ये याद रखना। ठीक है, कल आपका जो क्लास होगा वो 9:30 बजे होगा। 9:30 से ऑनवर्ड्स फिर सरभजन भी कुछ क्लास लेंगे। ठीक है, तो फिर वादा लें, पौना लें, उनकी मर्जी है। और कल आपका 9:30 बजे क्लास होगा। एक छोटी सी बात करते हैं, एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। अब देखिए, या तो रिएक्शन एक स्टेप में होगा, ठीक है, उसको सिंपल रिएक्शन कहते हैं, यानी ऐसा रिएक्शन जो एक स्टेप में हो। रिएक्टेंट थे, बॉन्ड टूटा, एक ही स्टेप में प्रोडक्ट बन गए। ठीक है, बायो नहीं होगी। बायो सर अयाज ने कहा कि मैं नहीं आऊंगा। ठीक है, उसको कोई काम आ गया, कर गया, तो इंग्लिश और केमिस्ट्री होंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था, और फिजिक्स ऑनलाइन होंगे, घर पे बैठ के पढ़ना, इधर नहीं आना, घर पे बैठ के पढ़ना है। ठीक है बेटा, तो एलिमेंट्री अगर एक रिएक्शन एक ही स्टेप में हो रहा है उसको हम सिंपल रिएक्शन कहते हैं। अगर एक रिएक्शन 2, 3, 4, 5 स्टेप में हो रहा है उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो भाई सिंपल सी बात क्या है, अ रिएक्शन which occurs in one step is called a simple reaction। मतलब क्या हुआ कि ऐसा रिएक्शन जो एक स्टेप में हो रहा है, उसी स्टेप में बॉन्ड टूटे रिएक्टेंट के, उसी स्टेप में प्रोडक्ट के नए बॉन्ड बन गए। तो बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन एक स्टेप में हो रही है, तो सिंपल स्टेप, सिंपल रिएक्शन कहलाता है। यानी बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग occurs in one step, one step। ठीक है, तो ऐसा रिएक्शन जिसमें बॉन्ड एक ही स्टेप में बॉन्ड टूटे और बॉन्ड नए बने, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? सिंपल रिएक्शन कहते हैं। फिर ऐसा रिएक्शन जिसमें एक से ज्यादा स्टेप हो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है बेटा, तो रिएक्शन which occurs in more than one step, एक से ज्यादा, क्योंकि एक वाले को सिंपल रिएक्शन कहते हैं। मोर देन वन स्टेप इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। आप लोगों ने क्या समझा कि अगर रिएक्शन एक ही स्टेप में होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग एक ही स्टेप में होती है, तो रिएक्शन होगा सिंपल। अगर 2 स्टेप में होते हैं तो रिएक्शन होगा कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के जितने भी स्टेप हैं, हर स्टेप को एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। यानी सिंगल स्टेप तो सिंपल रिएक्शन हो गया, अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो है उसमें जितने स्टेप होंगे हर स्टेप को एलिमेंट्री रिएक्शन कहा जाएगा। यानी ईच स्टेप ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कौन? जो एक से ज्यादा स्टेप में हो रहा है। ठीक है, ईच स्टेप ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, यानी एक ही स्टेप है, सिंपल रिएक्शन। रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में हो रहा है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हर स्टेप एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, अब जो रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, जो एक से ज्यादा स्टेप में हो रहा है, तो जरूर हर स्टेप की एक अपनी स्पीड होगी। कोई स्लो होगा, कोई फास्ट होगा, कोई स्लोएस्ट होगा। तो टाइम कौन लेगा?
जो स्लोएस्ट स्टेप होगा। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो स्लोएस्ट स्टेप होता है उसको हम कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मतलब पूरे रिएक्शन की रफ्तार उसी स्लो स्टेप पे डिपेंड करेगी कि पूरे रिएक्शन की रफ्तार किस पे डिपेंड करती है, उस स्लो स्टेप पे। जब तक वो नहीं होगा रिएक्शन पूरा नहीं होगा। फास्ट रिएक्शन तो माइक्रो सेकेंड में हो जाते हैं ना, फास्ट रिएक्शन माइक्रो सेकेंड में, ऐसा किया फास्ट रिएक्शन हो गया। और जो स्लो रिएक्शन होता है वो टाइम लेता है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है, बांड को टूटने में ज्यादा टाइम लगता है। तो जितना भी टाइम लगेगा वो स्लो स्टेप में लगेगा। तो पूरे रिएक्शन की रफ्तार उसी पे टिकी होगी कि स्लो स्टेप हो जाए तो फास्ट तो जल्दी हो जाएगा। तो इन अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन द स्लोएस्ट स्टेप जो भी होगा इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मतलब क्या हुआ, द स्पीड ऑफ होल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, यानी ऑल स्टेप्स इन्वॉल्व, जितनी भी स्टेप्स होंगे, ठीक है, ऑल स्टेप्स डिपेंड्स अपॉन दिस स्टेप, डिपेंड्स अपॉन इसी स्लोएस्ट स्टेप है जिसको हम क्या कह रहे हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे क्या करेंगे, डिपेंड करेगा। ठीक है, तो एक मतलब मैं रिपीट कर लेता हूं, सिंपल सी बात कि अगर रिएक्शन एक ही स्टेप में हो रहा है तो वो सिंपल रिएक्शन है। तो सिंपल रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन एक ही स्टेप में होता है। अगर रिएक्शन जो है वो एक से ज्यादा स्टेप में हो रहा है, ठीक है, रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि भाई उस रिएक्शन को हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में दो स्टेप हैं, तो एक स्लो होगा एक फास्ट होगा। तीन स्टेप हैं, एक स्लो, एक स्लोएस्ट, एक फास्ट होगा। चार स्टेप हैं, तो एक वेरी फास्ट है, दूसरा फास्ट है, एक स्लो है, दूसरा वेरी स्लो है। तो जो भी कम से कम स्पीड वाला स्टेप होगा उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो पूरे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की रफ्तार, सारे स्टेप की मिलकर रफ्तार उसी स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करती है, जिसको हम कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये बात समझ आ रही है बेटा, ये जो लिखा हुआ है ये बात समझ आ रही है, क्लियर है, अच्छे वाला क्लियर है, अच्छे वाला क्लियर, ओके। अब इसको मुझे स्पेस चाहिए तो मैं इसको सेव कर लूं, क्योंकि बस 2 मिनट लूंगा आपके, नॉट मोर देन 2 मिनट्स, ठीक है। तो मुझे दो, ठीक है, बोर्ड चाहिए। देखिए एक रिएक्शन है NO2 प्लस CO, रिएक्शन हो रहा है, बन रहा है NO प्लस CO2, ठीक है। अब ये एक रिएक्शन है, बजाय रेट ला क्या कहता है, क्या होना चाहिए, हम अगर, ठीक है, विदाउट एक्सपेरिमेंटल सेटअप हम क्या करते, हम लिखते कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन जो है dx/dt इज इक्वल टू बराबर होना चाहिए NO का पावर 1, NO2 का पावर 1, CO का पावर 1, यही लिखते। अगर हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डेटा नहीं है तो हम क्या लिखते कि भाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू NO2 इज 1 एंड विद रिस्पेक्ट टू CO इज 1, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। अब मैकेनिज्म बताएगा कि हुआ क्या था, मैकेनिज्म का मतलब है स्टेप बाय स्टेप। तो ये एक सिंपल रिएक्शन नहीं है, यहाँ पे तो सिंपल रिएक्शन लिखा हुआ है कि एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, पर ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ये 2 स्टेप में होता है। ये कितने स्टेप में होता है, 2 में होता है, ठीक है। चलिए इस चीज को देखते हैं। इट इज नॉट अ सिंपल रिएक्शन, बट ये क्या है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब ये जो चीज हमने रखी है
वो थ्योरेटिकल है और वो क्या होगी, वो गलत है। वो क्या होगी, वो गलत है। ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है एंड इट अकर्स इन टू स्टेप एंड इट अकर्स इन टू स्टेप्स, ये दो स्टेप में होगा। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म बताएगा हमें। मैकेनिज्म क्या कह रहा है, मैकेनिज्म कह रहा है कि स्टेप 1 में क्या हो रहा है कि दो NO2 मॉलिक्यूल, एक NO2 दूसरा NO2, ठीक है, ये है K1 पहला रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ दिस स्टेप। ठीक है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, दो स्टेप हैं। तो पहले स्टेप में क्या हुआ कि NO2 ने NO2 से रिएक्ट किया, ठीक है, और बना क्या, बना NO प्लस NO3 बना। ठीक है, और ये जो स्टेप है ये स्लोएस्ट स्टेप है या स्लो कह लें। ठीक है, क्योंकि टोटल है ही दो। ठीक है, अब स्टेप 2 में क्या हुआ, स्टेप 2 में ये हुआ कि ये जो NO3 बना है इसने रिएक्ट किया किसके साथ, CO के साथ, यानी ये रेट कांस्टेंट ऑफ सेकंड स्टेप बन गया। ठीक है, CO के साथ रिएक्ट किया, इसको एक ऑक्सीजन इसमें चला गया, तो ये बन गया NO2, ये बन गया CO। ठीक है, और ये स्टेप जो है ये क्या स्टेप है, ये है फास्ट स्टेप। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन क्या हुआ, ओवरऑल रिएक्शन में जो कॉमन चीजें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कट दे, तो NO2 से कट गया, NO2 से कट गया। ठीक है, उसके बाद और क्या कटता है, NO3 से कट गया, NO3 से कट गया, तो बच्चा क्या रिएक्टेंट साइड पे, NO2 बच्चा, CO बच्चा, इस साइड पे क्या बच्चा, NO बच्चा और CO2 बच्चा। तो ओवरऑल रिएक्शन ये लिखा हुआ है। ये रिएक्शन सिंपल लग रहा है पर ये रिएक्शन सिंपल नहीं था, ये था कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो बताएं इसमें जो पहला स्टेप है वो रेट डिटरमाइनिंग होगा, आपको पता नहीं चलेगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी सर, ऐसे नहीं कि आप रिएक्शन देके बताओगे, आपको इन्फॉर्मेशन होगी ना, जैसे इधर मैकेनिज्म दिया हुआ। ठीक है, कि इसके दो स्टेप हैं, पहला स्लो है और दूसरा फास्ट है। तो मुझे ये बताएं पूरे रिएक्शन की रफ्तार स्टेप 1 पे डिपेंड करेगी या स्टेप 2 पे करेगी, पूरे रिएक्शन की रफ्तार किस पे डिपेंड करेगी, स्टेप 1 पे करेगी। तो रेट लॉ में आप क्या लिखोगे, रेट लॉ में आप वही लिखोगे जो स्लोएस्ट स्टेप है। तो रेट लॉ में इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे मालूम करोगे, आप लिखोगे रेट लॉ में क्या लिखोगे, एज 2 NO2 molecules are involved in rate determining step, क्योंकि दो NO2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में। ठीक है, इस वजह से रेट क्या होगा, dx ओवर dt इज इक्वल टू k, NO का पावर जो है वो 2 होगा और CO का पावर जो है वो 0 होगा, यानी CO की कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड नहीं करा। यहां देखें, जो स्लोएस्ट स्टेप होगा वही आपका रेट लॉ में आएगा। ठीक है, CO पहले स्लोएस्ट स्टेप में इन्वॉल्व ही नहीं है, दो कौन है, NO2 मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो इस रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वो तो सेकंड ऑर्डर ही होगा, पर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ये मैकेनिज्म ने हमें क्या गाइड किया, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू A, सॉरी A नहीं, NO2 इज इक्वल टू 2 और द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू CO इज 0। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हुआ बच्चों, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 2 प्लस 0 इज इक्वल टू सेकेंड ऑर्डर। तो ये चीज जो गुम हो गई वो क्या थी, NO3 क्या था, व्हाट वाज NO3, और ये गुम हो गया। इधर इक्वेशन में आपको दिखाई नहीं दे रहा पर इधर दिखाई दे रहा है, मैकेनिज्म में दिखाई दे रहा है। ठीक है, पर इधर दिखाई नहीं दे रहा, इसको कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। इसको क्या कहते हैं, इन दिस रिएक्शन, ठीक है, स्टेप 1 वाज स्लो एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लो भी था,
रिएक्टर था, ठीक है। उसके बाद NO3 इज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट समझ सकते हो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में बनेगा, ना रिएक्टेंट का हिस्सा होता है ना प्रोडक्ट का, बीच में बनेगा, ठीक है। या रिएक्टेंट बनाएगी, एक रिएक्टेंट बनाएगा, या दोनों बनाएंगे, या एक ही कोई रिएक्टेंट बनाएगा। तो एक रिएक्टेंट ने किसने बनाया, NO2 ने बनाएगा, ठीक है। रिएक्शन इंटरमीडिएट रिएक्शन में बनेगा, अगले स्टेप में कंज्यूम हो जाएगा। तो ये देखें क्या हुआ, एक स्टेप में NO3 बना, अगले स्टेप में NO3 कंज्यूम हो गया, प्रोडक्ट में नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि जो चीजें खत्म हो गई, यहाँ पे NO2, यहाँ पे प्रोडक्ट में NO2, रिएक्टर में NO2, कॉमन चीजें खत्म करनी है। रिएक्टर में NO3, प्रोडक्ट में NO3, ठीक है। तो बच क्या गया, बच गया बैलेंस इक्वेशन में आएगा NO2 CO NO और CO2। पर रेट इक्वेशन में क्या आएगा, रेट इक्वेशन में वही आएगा जो स्लोएस्ट सिस्टम में। तो स्लोएस्ट सिस्टम में हमने क्या देखा, NO2 के 2 मॉलिक्यूल हैं, CO का एक भी मॉलिक्यूल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि रेट जो है, ठीक है, रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NO2 की स्क्वायर कंसंट्रेशन पे है, ठीक है। और रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ CO पे डिपेंड नहीं, CO पे डिपेंड ही नहीं करता। तो NO3 इज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड it is produced somewhere between reactants and products, between reactants and products and is consumed, और खत्म हो जाएगा, यूज हो जाएगा, and is consumed, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा, एक सेकंड में रिकॉर्डिंग ऑफ कर लूं।